ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक की वैल्यू को दूसरे में पुट करना। तो कुछ ऐसा ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे इसमें हमें दो इक्वेशन गिवन है, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली किन्हीं भी दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे। लेट अस सपोज मैंने सेकंड वाली इक्वेशन को चूज़ किया, तो यहाँ से मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं इसको मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2y। मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया इन द टर्म्स ऑफ y। क्लियर है। अब मैं इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 में। तो जब मैं x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ध्यान देंगे कि पूरी की पूरी इक्वेशन कंप्लीटली y वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से सोल्व करके मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा। जो भी y का आंसर आएगा उसको मैं अगेन इस x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे x का आंसर मिलेगा। तो बेसिकली आपको आइडिया हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या है। गिवन इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशंस को चूज़ करना है और उसके बाद किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जरूरी नहीं है कि आपको x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको y सिंपल लग रहा है तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्लियर है। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 3.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 3.2। 3.2 का पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में क्या रखा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। एग्जाम में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करने को बोला गया है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आपको है ना, जब इक्वेशंस चूज करनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है और दूसरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। तो अगर मुझे x वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकालनी पड़े तो ये बनेगा x विल बी इक्वल्स टू 4, तो एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड पर। ये जो y नेगेटिव है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगा तो y का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस y। तो x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई 4 प्लस वाई। अब आपको इसी वैल्यू को गिवन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x के प्लेस पर आपको पुट करना है 4 प्लस वाई। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 4 प्लस वाई। ये तो मैंने x के प्लेस पे पुट किया, इसके साथ में प्लस में y और था इक्वल्स टू 14। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये जो 4 है, इस 4 को तो आप लेके जाएंगे 14 की तरफ, क्योंकि कांस्टेंट में से ही कांस्टेंट जो है सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकता है और वेरिएबल में वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है y। तो आप y में y को ऐड करेंगे, y प्लस वाई आपके पास बनेगा 2y इक्वल्स टू 14 और ये 4 हो जाएगा माइनस 14। 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 सभी को पता है 10 होता है। तो आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू आएगी 10। ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y का जो आंसर आपके सामने निकल कर आएगा वो आएगा 5। अब y के आंसर को आपको सिंपली इस वाली इक्वेशन में पुट करना है जो आपने डिराइव करी थी सेकंड इक्वेशन से। इससे आपका x का आंसर फाइंड आउट होगा। तो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है, इट मीन्स 4 प्लस 5, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 5। तो ये बनेगा 4 प्लस वाई की जगह पर मैंने वैल्यू पुट करी 5। तो x का जो आंसर निकल कर आया वो आया 9। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। क्लियर है। सेकंड पर बढ़ेंगे, इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें दिया है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। आपको दो अलग अलग इक्वेशंस दी हैं, एक फ्रैक्शन में दी है, एक विदाउट फ्रैक्शन दी है। तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 दिया है, तो या तो आप ऐसा करें कि यहाँ से s या t की वैल्यू फाइंड आउट कर लें और इसमें पुट कर दें। तो जैसे मैं इसी को कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो t उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिकली बनेगा s इक्वल्स टू, इधर मेरे पास था 3 और ये जो t माइनस था ये अगर उधर जाएगा तो t प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ये बनेगा s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। टी मेरा थोड़ा सा प्लस के साइन की तरह है तो इसको थोड़ा समझ लेना। दिस इज t, s विल बी इक्वल टू 3 प्लस टी। अब s की इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि जो आपको फ्रैक्शन में नंबर दे रखा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। s बाई 3 प्लस टी बाई 2 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इट इज इक्वल्स टू 6। तो 3 और 2 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का एलसीएम जो आएगा दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगा। 3 इंटू 2 होता है 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 प्लस, सॉरी ये s था यहाँ पर 5 नहीं था, एक सेकंड रुकिएगा, दिस इज s, ये s है t नहीं है। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और s, तो ये बनेगा 2s प्लस, ठीक है ऐसे ही 2 3 जा 6 तो 3t इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट लाइन में जो 6 है आपको इस 6 के पास लेके जाएंगे तो जो इक्वेशन आएगी 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि
36। अब ये थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन आपको लग रही होगी। अब आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करी है एस की, उस वैल्यू को सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे। एस की वैल्यू फाइंड आउट करी है 3 + t, तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई में एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है 3 + t। क्लियर है? और उसके साथ में है प्लस में 3t और इक्वल्स टू में कितना है 36। अब आप इसको सोल्व करेंगे, 2 × 3, 2 3 जा 6, प्लस में 2 × t 2t, प्लस में 3t दे रखा है प्लस 3t और इक्वल्स टू में 36 दे रखा है। तो यहाँ से t वाला नंबर एक दूसरे में ऐड हो जाएगा, 3t यहाँ पर है 2t यहाँ पर है, तो 3 + 2 5t बनेगा। इक्वल्स टू में दे रखा है 36। ये जो 6 है कॉन्स्टेंट में से ही माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा 5t इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बनेगा 5t इज इक्वल्स टू 36 - 6 30। तो आप सिंपली यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 5 को लेके जाएंगे डिवाइड में, तो 5 से जब 30 को काटेंगे तो 5 6 जा 30। तो आपके पास t का जो आंसर आया वो निकल कर आया 6। अब t के आंसर को आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर, जिससे आपको s का आंसर मिलेगा। सो s विल बी इक्वल्स टू 3 + t, 3 प्लस और t की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 6, तो 3 + 6 कितना आएगा 9। तो आपके पास s आ जाएगा 9 और आपके पास जो t है वो आ जाएगा 6। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है 3x - y = 3 और दूसरी जो इक्वेशन आपको दे रखी है 9x - 3y = 9। आपको दोनों ही इक्वेशंस में से वाइजली चूज़ करना है कि आपको कौन सी इक्वेशन लेके x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट आउट करना है। तो यहाँ पर 3x - y है, इस वाली इक्वेशन को थर्ड पार्ट में 3x - y = 3 है। तो मैं क्या करता हूँ कि y का आंसर फाइंड आउट कर लेता हूँ। देखो कैसे, यहाँ पर है 3x - y = 3। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो y नेगेटिव है इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाऊँगा तो इधर y बन जाएगा पॉजिटिव, और 3 जो राइट हैंड साइड पर दे रखा है इसको लेफ्ट में लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। तो ये बनेगा 3x, तो यहाँ पर ऑलरेडी था -3। तो यहाँ से मैंने y का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब इस y के आंसर को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा। सेकंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 9x - 3y और इट इज़ इक्वल टू 9। आपने आंसर निकाला है y का, तो 9x तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि x का मैंने कोई आंसर नहीं निकाला है, -3। y का आंसर आप यहाँ पर पुट करेंगे, y आपने निकाला है 3x - 3, तो ये बन जाएगा 3x - 3। ये आपने y का आंसर पुट करा और इक्वल्स टू में जो आपको दे रखा है वो आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज़। अब ये बनेगा 9x - 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x, उसके बाद -3 और -3, तो -3 - 3 बनेगा +3 × 3 9 और इक्वल टू में 9। तो यहाँ पर देखो +9x से -9x कटा और 9 से 9 कटा, तो 0 = 0 आया। अब यहाँ पर 0 = 0 आने का रीज़न क्या है, उस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि आपके पास जो x1 y1 और आगे कांस्टेंट दे रखा है, ये आपके पास वैल्यूज़ होती हैं a b c की। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से जो x का कोफिशिएंट है वो आएगा a1 और जो y का कोफिशिएंट है वो आएगा b1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो आएगी c1। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो आएगा a2, जो y का कोफिशिएंट है वो आएगा b2 और जो कांस्टेंट टर्म है वो आएगी c2। ठीक है, तो जैसे इसमें निकाल के देखते हैं, 3x - y = 3 है तो a1 आया 3 क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, फिर -y इट मीन्स y की वैल्यू है -1, उसके बाद c है 3, c1 है 3, फिर सेकंड इक्वेशन में 9x मतलब a2 9, उसके बाद -3y तो ये बनेगा -3 और कांस्टेंट टर्म है 9। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर कोफिशिएंट्स निकालने सिखाए थे। अब इन कोफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है, मैं लिख देता हूँ बारी बारी से। अगर आपको मिले रिलेशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ऐसे केस में हमेशा आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है इक्वेशंस का, मतलब एक आंसर मिलेगा आपको अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो दूसरी कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल हो जाए अब की बार b1/b2 के, और ये भी इक्वल हो जाए c1/c2 के। तो इस केस में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तीसरा केस हमारा बनता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट ये इक्वल ना हो c1/c2 के। तो इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन।
अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास, आपको पहले चेक करना है कि गिवन क्वेश्चन में इनमें से कौन सी कंडीशन आपके सामने बन रही है, इधर फर्स्ट या फिर सेकंड कंडीशन या फिर थर्ड कंडीशन। अगर तो आपके पास पहली कंडीशन बन रही है तो आप उसका आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स और वाई का यूनिक सोल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। जैसे आपने और पार्ट्स करे तो वहाँ पर आपका एक एक्स का आंसर आया था, एक वाई का आंसर आया था, ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट केस बनेगा। लेकिन अगर आपके पास थर्ड केस बनता है तो थर्ड केस में तो कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, तो इसको तो आगे सोल्व करेंगे नहीं। इधर अगर आपके पास सेकंड केस बनता है जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब आप कुछ ऐसे समझे कि एक्स की भी मैं इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ और वाई की भी इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस केस में भी आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे कि दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार इन केसेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा एरिया इरेज कर लेता हूँ, इधर जगह नहीं बची है। तो हमने इसमें देखा कि 0 = 0 फॉर्म आ रही है, तो हो सकता है कि सेकंड और थर्ड में से कोई एक केस बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ A1/A2। A1/A2 A1/A2 होगा मेरे पास 3/9। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, मतलब ये मेरे पास आया 1/3। अब मैं सेकंड निकालने जा रहा हूँ B1/B2। तो B1/B2 निकालूंगा, B1 है -1, B2 है -3, तो ये बनेगा -1 अपॉन में -3। तो माइनस से माइनस कटेगा, ये भी मेरे पास कितना आया 1/3। तो यहाँ से पहला केस तो बनेगा नहीं, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल आ गए हैं। तो या तो ये सेकंड केस बनेगा या थर्ड केस बनेगा, और दोनों ही केस में आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले C1/C2 भी चेक कर लेते हैं। C1/C2 ये आएगा 3/9, जिसको अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। बेसिकली सेकंड वाला केस आ रहा है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आपको सॉल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना है, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन बस निकालना है यूनिक सॉल्यूशन के केस में। क्लियर है? तो ये होगा इसका आंसर। तो अब आपको बोर्ड में अगर आपको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या कोई भी ग्राफिकल मेथड लगाने को बोले तो पहले आप कंडीशन चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन में आ रहा है। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ आपको दिया है 0.2x + 0.3y = 1/3 और 0.4x + 0.4y = 2.3। तो इसमें भी पहले एक बार आप चेक कर लेंगे A1/A2 कितना होगा। तो वैसे तो इसमें अलग ही आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 0.2/0.4 तो 1/2 हो जाएगा और ये 3/5 होगा। तो इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आपको x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.2x = मैं पहले ही 1.3 - 0.3y, 1.3 - 0.3y। अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि सीधा 1.3 में से 0.3 को माइनस कर देते हैं और y को साथ में चिपका देते हैं। मैंने आपको बार बार समझाया कि आप सेम लाइक टर्म्स को माइनस या ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, साफ साफ दिख रहा है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल है। तो अगर आपको इसमें इसको माइनस या प्लस करना है तो जिस नंबर में से करेंगे उसके साथ भी y होना कंपलसरी है। क्लियर है? अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू बनेगी 1.3, ये जो 0.2 है ये दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, 0.2 - 0.3y/0.2। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, 1.3 में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 0.2 में भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर कट जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो बचेगी आपके सामने वो बचेगी 13/2 - 3y/2। क्लियर है? ये आपके पास x की वैल्यू बचेगी। अगर आप इसको डेसिमल में निकालना चाहते हैं तो ये 6.5 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। ऐसे भी आप रख सकते हैं, डेसिमल में निकालने की कोई ज़्यादा नीड है नहीं। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, अब आपको इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना है। थोड़ा सा मैं एरिया इरेज कर देता हूँ यहाँ से A1 वाला। सिंपली आपको सेकंड इक्वेशन लिखनी है और उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सेकंड इक्वेशन में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है 0.4, x है तो x की क्यों ना मैं वैल्यू ही पुट कर दूँ। तो x की वैल्यू दे रखी है, देखो इसको डेसिमल में ले लेते हैं, 13/2 बनेगा 6.5, डिवाइड करके देख लेना आप लोग, माइनस 3/2 बनेगा 1.5 और इसके साथ में है y। प्लस में मुझे दे रखा है 0.5y और इक्वल्स टू में दे रखा है 2.3। तो 4 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 4 × 20, 2 4 6 24 और 2 26, 26। और डेसिमल कहाँ पर लगेगा, देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा था तो 4 5 जा 20, इधर आएगा 0, ठीक है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 प्लस में 2 26 और डेसिमल लगेगा एक और एक 2 डिजिट के बाद, तो बेसिकली ये 2.6 आएगा। तो 2.6
माइनस, ठीक इस तरीके से 15 इंटू 4, ये 0.6 बनेगा क्योंकि 15 इंटू 4 हो जाएगा 60 और 2 डेसिमल लगाएंगे तो 0.6y, और माइनस का रहेगा और प्लस में 0.5y इक्वल्स टू में 2.3। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो 0.6y प्लस 0.5y, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस होगा और माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही साइन आएगा। 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1 y बचेगा इक्वल्स टू में देखो 2.3 माइनस 2.6, तो माइनस का बड़ा है यहाँ पर भी, और 2.6 में से 2.3 जाएगा तो 0.3 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट जाएगा, y इक्वल्स टू बचेगा 3/1 यानी कि 3। तो यहाँ से y का जो आंसर निकल कर आया वो निकल कर आया 3। इस y के आंसर को आप यहाँ पुट कर सकते हैं x का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। x विल बी इक्वल टू 13/2 को आप लिख सकते हैं 6.5 माइनस ये बनेगा 1.5 3/2 को, और y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दें, y की जो वैल्यू है वो है आपके सामने 3। तो x विल बी इक्वल टू 6.5 माइनस 1.5 इंटू 3 इज़ 4.5, तो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5 0 6 माइनस 4 2। तो x का आंसर जो निकल कर आया वो निकल कर आया 2। तो y इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। सारा क्वेश्चन पॉइंट में चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो आंसर आया वो हमारा आंसर आया एक सिंपल नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट को ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने रूट वाले नंबर डाल दिए हैं। देखो, आप लोगों को डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है ये, कि आप कहीं ना कहीं अगर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि चलो मुझे मैथ्स समझ में आ रहा है, तो तुरंत ये ऐसे क्वेश्चन डाल देगा कि आपका सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। पहले ये पॉइंट वाले डाले इसने, पॉइंट डालने के बाद उसको आपने सोल्व कर लिया तो फ्रैक्शन वाले नंबर डाल दिए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सब चीज़ें सेम हैं, आपको सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। बाकी मैथ्स में कुछ ऐसी चीज़ है नहीं। इसमें देखो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, नीचे दे रखा है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जो मुझे नेगेटिव वाली इक्वेशंस दिखती है मैं उन्हीं से वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ और फिर दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, क्योंकि नेगेटिव को जब राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल रहने के चांस रहते हैं। तो इसको देखेंगे √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, तो क्या मैं इसको √3x और जो माइनस का √8y इसको 0 के पास लेके जाऊँगा तो ये बनेगा प्लस का √8y। अब आपका मन करे तो आप x की वैल्यू निकाल लें, मन करे तो y की वैल्यू निकाल लें। तो चलो x की निकाल लेते हैं। x विल बी इक्वल टू √8, ये √3 आ जाएगा डिवाइड में √3y। तो ये आपने बेसिकली निकाली x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे सिंपली एज इट इज़। फर्स्ट इक्वेशन है √2x, √2 और x की वैल्यू आपको पुट करनी है √8 बाय √3y प्लस में √3y और इक्वल टू में 0। क्लियर है? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू √8। √2 इंटू √8 मेरे सामने बनता है √16 अपॉन में √3 और साथ में y प्लस में ये तो दे रखा है √3y इक्वल्स टू 0। तो √16 को क्या लिख सकते हैं 4 बाय √3y प्लस में √3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आपके सामने क्या है कि 4 बाय √3y प्लस √3y, अगर मैं इसमें से y को ही कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 4 बाय √3 प्लस में √3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको 0 के पास लेके जाऊंगा तो 0 के डिवाइड में आ जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या होता है मेरे पास 0। तो यहाँ से y का जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0। और अगर मैं y का आंसर, इसको ध्यान से देखो, अगर y का आंसर 0 हो जाएगा तो क्या x भी 0 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो x का आंसर भी यहाँ पर क्या आएगा 0। तो इस पार्ट का तो बड़ा ही सिंपल आंसर था, x भी 0 और मेरे पास y भी 0। क्लियर है? देखो, इतना बड़ा रूट दिख रहा था लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट की तरफ। फ्रैक्शन में दे रखा है, कोई बात नहीं है, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2, और ये कुछ दे रखा है मुझे। तो यहाँ से मैं सिंपली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, या फिर मैं पहले इनको सिंप्लीफाई कर लूँगा एलसीएम लेके। तो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 दोनों को प्राइम हैं, तो दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 6। अब 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 9x माइनस 6 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 10y इक्वल टू में मुझे क्या दे रखा है माइनस का 2। तो इक्वेशन निकल कर आई 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 इंटू 6 माइनस का 12। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके सामने निकल कर आई सोल्व करने के बाद वो आई 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। सेम इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें भी एलसीएम सेम आएगा 6, तो ये बनेगा 3 2 जा 6 यानी कि 2x प्लस
टू थ्री जा 6 यानी कि 3y इक्वल टू 13/6। इसका 6 दोनों डिनोमिनेटर है, कैंसिल आउट हो गया। तो सेकंड इक्वेशन जो निकल कर आई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो आप किसी भी एक में से वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और सेकंड में उसको पुट कर देंगे। तो बेसिकली मैं करता हूँ कि मैं यहीं से निकालता हूँ 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का 10 था तो इधर प्लस हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से x निकालना है तो x आपके सामने निकलेगा -12/9 प्लस 10/9y। ये आपके सामने निकला x। इसको आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड है 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पर तो वैल्यू ही पुट कर देंगे -12/9 प्लस 10/9y। हो गया 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में बचा है 13। क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -12 माइनस का 24/9 प्लस में 2 इंटू 10 20y अपोन में 9 और प्लस में है 3y इज इक्वल टू 13। अब आप y में y को ऐड कर सकते हैं और कांस्टेंट में कांस्टेंट को। तो पहले y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिर्फ y को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, इतने पार्ट को। ठीक है, 9 एलसीएम तो ये बना 20y प्लस यहाँ पर 1 है तो 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 जा 27y इक्वल्स टू में था 13 और ये माइनस का 24/9 है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का 24/9। इसका भी आपको एलसीएम ले लेना है। 9 एलसीएम आएगा 13 में 117, 9 तिया 27, 9 1 9 2 11 प्लस 24 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 अप और 1 अपोन में 9। क्लियर है? अब देखो इधर बना 20y प्लस 27y, 20 प्लस 27 कितना बनेगा 47y अपोन में 9 और इक्वल टू में आया 141/9। तो 9 से 9 तो कट जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। अब 47 क्या 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 प्लस 2 14। तो इसको काटेंगे तो 3 पे जाएगा। तो यहाँ से y का जो आंसर निकल कर आया वो कितना आया 3। और y का आंसर निकलने के बाद आप इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये रही मेरे पास x की इक्वेशन, तो x का आंसर भी आपके सामने आ जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -12/9 प्लस 10/9 और y का आंसर जो आया 3। तो 3 3 जा नहीं, अभी नहीं काटते, एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम आएगा 9, ये बनेगा -12 प्लस ये बनेगा 10 इंटू 3 30। तो 30 में से 12 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ से x का जो आंसर निकल कर आएगा आपके सामने वो आएगा 2। तो पार्ट 6 का आंसर आया x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 3। अगले पार्ट में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।